बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। जैसा कि आजकल सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जबकि मौसम बहुत ठंडा है और इस वक्त जो पीडीएम है उसने सियासत को बहुत ज़्यादा गरमा दिया हुआ है और पीडीएम जो है वो अपने मुतालबा से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो आए रोज़ जो है वो जलसे जुलूस और कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहीं कुछ करती नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के बाद जो है वो एक मीडिया से गुफ्तगू थी और मोहम्मद अली दुरानी वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये आए हैं नेशनल डायलॉग की बात करने के हवाले से और इन्होंने जो है शहबाज शरीफ से भी जो है जेल में मुलाकात की थी चंद रोज कबल और कल जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बहावलपुर में जलसा भी होने जा रहा है और इस जलसे में जो है मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी शरीक होंगे और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है कहा जा रहा है यूसुफ रजा गिलानी और जो दूसरी क़यादत है वो शरीक होगी। ताहम जो है हुकूमत ने अभी तक जो है जलसे की इजाज़त नहीं दी और माजी में भी जितने जलसे हुए हैं उनकी इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम जलसे जब ख़त्म होते हैं तो उन जलसों के बाद जो है वो हुकूमत एक मुकदमा दर्ज कर देती है और वो मुकदमा जो किया जाता है वो होता है कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का। ताहम अब आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमारे साथ जो है मुस्लिम लीग नून से होंगे अली गौहर साहब, जबकि पीटीआई की तरफ से मुसर्रज मुशेद चीमा साहबा होंगी, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से हसन मुर्तजा साहब होंगे। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा हसन मुर्तजा साहब से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो है वो जब से ये पीडीएम बनी है इसमें गुज़श्ता रोज जो पीडीएम का लाहौर में सरबराही इजलास भी हुआ है उसमें तकरीबन तमाम जो पेशकश थी या मुतालबा थे वो पीपल्स पार्टी के तकरीबन तस्लीम कर लिए गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि किसी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, सेनेट के इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपने इस्तीफे जो है वो दे देंगे, लेकिन जो सीईसी का फैसला हुआ बिलावल भुट्टो ने अनाउंस भी किया और उस फैसले को जो है उसकी तस्दीक करवाई गई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है उसकी तस्दीक भी की और कहा। मैं सबसे पहले हसन मुर्तजा साहब से पूछना चाहूंगा। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि हम जो है इस्तीफे नहीं देंगे और इस्तीफे शायद अभी दिए भी नहीं है और इस्तीफों का वक्त पीडीएम की तरफ से अनाउंस भी नहीं किया गया और ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली बार आई है कि हमें जो है कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से जो है मौलाना फजलुर रहमान ने कल अनाउंस किया है कि हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। ये क्या तजाद है? कभी हम कहते हैं कि इस्तीफे देंगे, कभी कहते हैं असम्बली ये जाली है, वजीर आजम जो है वो जाली है, इस बारे बताइए। बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा लंबा सवाल था और कहीं सवाल रिपीट भी करना पड़े तो वो भी कीजिएगा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि हम इस्तीफे देंगे और ये हमारे उन 26 नकात में जिसपे हमारी एपीसी हुई और उसमें जो 26 नकात सामने आए उन पे इत्तेफाक हुआ, उसमें एक जो था पॉइंट और वो इस्तीफा जरूर था, लेकिन उसकी ना डेट का तयन था ना कुछ था। उसमें जो वहाँ डिस्कस हुआ बड़ा वाज़ेह था कि हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नो कॉन्फिडेंस भी आता है, जिसमें असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट भी आता है, जिसमें सड़कों पे भी आता है, प्रोटेस्ट रैलीज होती हैं, जलसे होते हैं, ये सारी चीजें हम एग्जॉस्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद अगर कहीं पर इस्तीफे की जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे और पीडीएम जो डिसाइड करेगी हम उसके पाबंद हैं। अब ये जो हाइप क्रिएट की गई जी कि इस्तीफे नहीं दे रहे, भाई हम तो इस्तीफा लेने निकले हैं। नालायकी हो हुकूमत की, फेलियर हो हुकूमत का, करप्शन लूट मार हो हुकूमत की, इस्तीफे अपोजिशन दे दे, ये किस तरह मुमकिन है? और जहां तक ताल्लुक है जिमनी इलेक्शन लड़ने का, वो एक सियासी अमल है, हम उसका क्यों हिस्सा ना बने? हम क्यों बिल्कुल हुकूमत को एक खुला रास्ता दे दें कि वो अपनी मनमानी करते फिरे? हम इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगे,
हम इलेक्शंस भी लड़ेंगे, और जब रिजाइन की बारी आएगी, जब दूसरे देंगे, तो उस वक्त वो जिमनी इलेक्शन में जो जीतेंगे या वो प्रोसेस में होंगे, तो उस हिसाब से उनका भी फैसला हो जाएगा। सेनेट है, मुस्तकिल इदारा है, वो किस तरह उसको छोड़ा जा सकता है। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ था, जब उन्होंने दूसरों के सामने रखा तो पीडीएम की बाकी जमातों ने भी उसकी तौसीक की और उसके साथ इत्तेफाक किया। कोई ऐसा उसमें नया नहीं हो गया। ये सारी चीजें पहले दिन से डिसाइडेड थी और उनके मुताबिक चल रही है। पीडीएम मैं समझता हूँ पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, ज्यादा फाल होगी और ज्यादा बेहतर अपना किरदार अदा करेगी। कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पीडीएम को अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। वो जो कार्ड खेल रहे हैं अपने सीने के साथ लगाकर, वो किसी को दिखा नहीं रहे, और सारी पीडीएम जो है वो अब आसिफ अली जरदारी के पीछे चल रही है। आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है जी कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, वो इस तरह किस तरह मुमकिन है कि वो पीछे लग जाए और उनको आसिफ अली जरदारी साहब पीछे लगा ले। आसिफ अली जरदारी का हमेशा विजन ये रहा है कि वो सबको साथ लेके चलने के कायल हैं। वो आज भी कहते हैं कि सारों को साथ मिला के चलो। इस मुल्क को अगर क्राइसिस से निकालना है, बुरहानों से निकालना है, तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स को और सारी लीडरशिप को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और बात से ही मसाइल हल होते हैं। आप देख रहे हैं कि 2.5 साल से एक हुकूमत है, वो बातचीत की जब भी बात होती है वो कहते हैं जी एनआरओ मांग रहे हैं। और बाबा कौन एनआरओ मांग रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इसको मुआशी बुरहान से निकाला जाए। अब तो हमें इखलाकी बुरहान के लिए भी कोशिशें करनी पड़ेंगी। जिस हद तक गाली गलौज बढ़ चुकी है, जिस हद तक जबान दराजी हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ तो बाकी सारों को छोड़कर हमें अपनी इखलाकी तरबियत की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है ये इकट्ठे बैठने से ही होती हैं। ये इस तरह मुमकिन नहीं है कि आप अकेले समझो कि मैं मुल्क चला लूंगा, कभी भी इस तरह नहीं हुआ। ऑपोजिशन का अपना किरदार है, उसने भी अदा करना है, हुक्मरानों का अपना है, उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना है। क्यों किसी एक की जगह दूसरा ले? अब हसन साहब, मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से एक सवाल करना चाहूंगा। आपने ऑप्शन दी है, बड़ी ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो और तमाम जो मसाइल का हल है वो टेबल पर बैठकर ही है, लेकिन क्योंकि आपकी ही जमात यानी पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अब बातचीत के दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। तो मुसर्रत साहिबा ये बताइए कि हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासत में डायलॉग होने चाहिए। एक तरफ हुकूमत कहती है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि अपोजिशन कहती है कि हम किसी किस्म का एनआरओ नहीं मांग रहे। तो आपकी इस पर क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अभी मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुर्तज़ा भाई ने जो बातें की, मैं उसका जवाब देकर तो मैं आपके सवाल की तरफ भी आती हूँ। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि गालम गलोच की सियासत अरूज पे है, तो इनको मैं याद दिलाती चलूं कि गुजरांवाला के जलसा के अंदर जो बिलावल ने बिलो द बेल्ट जुबान इस्तेमाल की, जो मरियम हर वक्त बिलो द बेल्ट जुबान, ना सिर्फ जुबान इस्तेमाल करती है बल्कि करैक्टर असैसिनेशन की धमकियां भी देती है। कभी किसी वीडियो का जिक्र होता है और कभी जो कुछ वो लोग जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है कि इनको पहले वो सुनवाई जाए। नहीं, वो जो वीडियो का जिक्र होता है वो तो उन्होंने दिखाई है सारों को। अच्छा, सुन लेना, मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब ये लोग बदजुबानी, बदकलामी लोगों की, बहू बेटियों की और लोगों की, औरतों की जो घर में बैठी हुई है, जो नॉन पॉलिटिकल है, उनकी इज्जतें उछालेंगे। और बिलावल से हम ये बिल्कुल इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी वालदा बहुत बड़ी सियासी रहनुमा थी और उनके साथ ये खुद हुआ। और जिस जमात के साथ आज वो गठजोड़ करके बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी जुबानी कलामी सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन नहीं की थी, प्रैक्टिकली की थी। किसी को भी इसकी भूल नहीं है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तस्वीरें फेंकी गई, जो तकारीर की गई, जो फ्लोर पे उनके लिए जुबान इस्तेमाल होती थी कि वो आप दीदा हो जाती थी। ये तो आप बहुत माजी की तरफ चली गई हैं। आप ये बताएं, मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, याद रखें कि दुनिया में अगर जंगे भी हो जाए तो अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना पड़ता है। सोल्यूशन मुज़ाकरात ही है दुनिया के सबसे बड़े से बड़े मसले का। अब वर्ल्ड वॉर में के बाद भी चीजें टेबल पे ही सेट हुई।
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें 2-3 सवाल है। जैसे सवाल क्या है, हम कहते हैं ये एनआरओ मांगते हैं तो तब ये बैठेंगे बात की टेबल पे, ये कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं मांगते। तो इसमें अगर आजकल एक ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक न्यूट्रल बोर्ड बन जाए जिसको कुछ गवर्नमेंट के लोग कुछ नॉमिनेट हो जाएं, वो कर दें, कुछ ये कर दें, जो डिसाइड करें कि ये एनआरओ के बगैर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो हम करें तो इनका सारा मुद्दा हल हो जाए। सवाल ये नहीं है, इनका प्रॉब्लम ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये वोट की इज्जत के लिए बाहर निकले थे? कैंडिडेट के ऊपर इनकी चीखें क्यों निकल गई जब हमने कहा कि शो ऑफ हैंड से होगा? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सारा गठजोड़ 11 जमातों का इनफैक्ट एनआरओ डिमांड कर रहा है। मौलाना के हाथ कुछ नहीं है, वो नोटिस होने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नजर बनने के लिए, उनके साथ अपने मरासम ठीक करने के लिए मुल्क दुश्मन बयानिए को लेके निकल पड़ा है। और वो जिस बयानिए का पैगंबर बना हुआ, उसके क्या उनको लगता है कि अवाम जो उनको 2-4 वोट मिले भी थे दोबारा उनको देगी? क्योंकि सारी सियासत अलग, एक साइड पे मुशर्रफ साहबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि अली गौहर साहब ये बताइए कि आप जो इस वक्त निकले हुए हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं और 19 तारीख को जो है वो पीडीएम की तरफ से कहा भी गया है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप सियासत कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो ठीक है या कोई मुज़ाकरात भी होने चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा तो डे 1 से ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है। और आपने देखा कि रात के 12 बजे पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि वो अपना जो सिस्टम था आरटीएस सिस्टम, उसको बंद किया गया और उसको बंद करके धांधली के जरिए जो है इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। और उस इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली थी। और तमाम पार्टी जिसमें अली गौहर साहब ये बताइए, धांधली आप कहते हैं जरूर होगी आपकी तरफ से, लेकिन धांधली के लिए तरीकाकार होता है कि आपको जो है इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त देनी पड़ती है या फिर अदालतों में जाना पड़ता है। अदालतों में तो आप गए नहीं। देखें, हमने अदालतों में भी हम गए, इलेक्शन कमीशन के सामने वो मुजाहरा भी तमाम पार्टीज ने किया, रिकॉर्ड वो मतलब है, और उसके अलावा असम्बली के बाहर भी प्रोटेस्ट होते रहे। लेकिन आज यही तो मसला है, जिस जमहूरियत की और कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए ये पीडीएम का काफिला निकला है, यही तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 72 साल से तारीख दोहराई जा रही है, बार बार जो है हर 5-7 साल के बाद चंद पपेट्स को ला के बिठा दिया जाता है, वोट चोरी कर लिए जाते हैं। आपने ये नहीं देखा कि जब सेनेट का चेयरमैन के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक्त फिर 2018 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई और उसमें भी धांधली की गई और मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई। और उसके बाद फिर उधर फिर भी 5 वोट जो थे वो अपोजिशन के ज्यादा थे तो उनको मनसूख कर दिया गया। तो ये तो बाई हुक और क्रुक, और इदारों में मतलब है कि चंद लोग और फिर ये कहते हैं कि हम इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं। हम इदारों को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम तो उनमें बैठे हुए उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो इन जैसे पपेट्स को धौंस और धांधली के जरिए ला के बिठा देते हैं। ये पाकिस्तान में जो पीडीएम की तहरीक चली है, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। हमारा मकसद इन पपेट्स को सिर्फ इनके ओहदों से हटाना नहीं है, हमारा मकसद ये भी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, बार बार धांधली ना की जाए और तमाम इदारे हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
जी वेलकम बैक। अभी बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अली गौहर साहब फरमा रहे थे कि हमने जमहूरियत को बहाल करना है। तो अब मेरा सवाल है हसन मुर्तजा साहब से, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीडीएम का हिस्सा भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि माजी में जो हुकूमतें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी, क्या वो जमहूरी हुकूमतें नहीं थी? और आज जो हुकूमत है पीटीआई की, जिसके वजीर आजम इमरान खान है, क्या ये जमहूरी वजीर आजम नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश करूं, ये मेरी बहन ने अभी बात की, मैं उसका भी जवाब देता हूं और मैं ये आपके सवाल की तरफ भी आता हूं। गुजारिश ये थी कि उन्होंने करैक्टर असैसिनेशन की बात की कि बीबी शहीद की करैक्टर असैसिनेशन होती रही और उस पे आज 7 गठजोड़ करके बैठे हैं। तो माजरत भी उन्होंने ही की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हमने तो उन्हें माफ किया, हमने कभी किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की। हमने तो खान साहब के 1000 स्कैंडल्स हैं, उनकी औलादें हैं, हमने तो आज तक बात नहीं की, ना ही हम बात करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि खवातीन का एहतराम करो, हमारी अपनी कायद खातून थी। हमने तो हमेशा जो है वो इखलाक भी कायम रखा है और अपनी सियासत भी की है, उसमें हमें नुकसान भी हुए हैं। मेरे सवाल की तरफ वापस आ जाए। मैं आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि हम एनआरओ इनसे नहीं मांगते। हम इनके साथ जब बातचीत का मौका था, हम तो कहते थे, हमने दावत दी थी खान साहब को, चेयरमैन बिलावल ने, कि आओ हमारे साथ बैठ के टीवी पे बात कर लो। कौन सा एनआरओ मांगेंगे, सारी कौम देख लेगी। जहां तक ताल्लुक है कि सवाल का कि इमरान खान की जमहूरियत नहीं है, तो आपने देखा होगा जब परवेज मुशर्रफ की आमरीयत थी और उसकी छतरी के नीचे जब जमहूरियत पनपने लगी, आप उस काफ लीग को जमहूरी अमल समझते हैं? आपने देखा उस वक्त नून लीग को किस तरह तोड़ा गया, उनके बंदों के जमीर किस तरह खरीदे गए, किस तरह पूरी पार्टी को लोटा बनाकर और एक काफ लीग का नाम दे दिया गया। इसी तरीके से ये एक सीट वाली लेकिन मेरी बात सुनिए हसन साहब, उस वक्त जो है परवेज मुशर्रफ साहब वर्दी में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान के वो इमरान खान है बतौर वजीर आजम ना। मैं बता रहा हूँ, वो पसे पर्दा हाथ भी बता रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जिस तरीके से इलेक्शन से पहले पाशा साहब ने ये पार्टी ला के खड़ी की, पाशा साहब ने इस पे कौम का पैसा खर्च किया, इसको एक सीट वाली पार्टी को कभी जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर बंदे तोड़े गए, कभी पीपल्स पार्टी के लोगों के जमीन खरीद कर और उनको लोटा बनाया गया। वो ही करप्ट लोग इनकी वॉशिंग मशीन में जाके वो नीट एंड क्लीन हो गए, उस सारों ने देखा है। और ये कौन करते हैं ये भी सारों को पता है। तो इसलिए ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत जो है ये जमहूरी है, ये सियासी अमल का नतीजा है या ये वोट के जरिए आई है। कतन भी इनको आप उन फोर्सेस के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं मिला सकते जो जद्दोजहद करके आए हैं। ये जद्दोजहद में तो एक सीट जीते थे, ये तो 1 साल में जब पाशा का हाथ इनकी कमर पे आया और ये पूरी मुल्क की सियासत पे मुसल्लत हो गए, ये अपने आप को आज जमहूरी कह रहे हैं। आज हमें ये हेलीकॉप्टर की बातें बताते हैं जी कि हेलीकॉप्टर से आपके तस्वीरें फेंकी गई थी और बीबी शहीद के ये बड़े हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि किस किस ने क्या क्या रोल किस किस वक्त में अदा किया है। मुशर्रफ को किसने वोट दिए थे, जिया के सामने जाके घुटने कौन टेकता था। अब मैं पूछूंगा मुशर्रफ साहबा से, मुशर्रफ साहबा ये बताइए कि ये जो हसन मुर्तजा साहब हैं ये आज की जमहूरियत को जमहूरियत नहीं मानते, तो आप और कहा ये जा रहा है कि जनूबी पंजाब के लिए जो है वो सीटें तोड़ी गई और वही जो करप्ट लोग थे आपकी पार्टी में आए और आपकी पार्टी में आने के बाद जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है? जी, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा बैलेंस रखें टाइम को, क्योंकि पीडीएम के नुमाइंदे हैं तो इसलिए मेरा मौकफ आना जरूरी है। पहले भी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करूं कि ये सारी एलिगेशन, ये सारे इल्जाम लगा क्यों रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन आई थी उनका मुआवजा कर ले 2018 की एप्लीकेशन के साथ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने कहा
खोलने आप आए, हम वेलकम करते हैं। हमने 4 हल्के खोलने की बात की थी जो कि इन्होंने नहीं खोले। अब ये सारी एलिगेशन पीडीएम की मूवमेंट है क्यों, सिर्फ सुन लें। ये जो इन्होंने बदनामे जमाना को 34 शिकें दी थी, मैं वो आपको उनमें से चंद सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ, तो आप खुद डिसाइड कर लें या हमारे सुनने वाले डिसाइड कर लें कि ये एनआरओ नहीं तो और क्या है। पहली तब्दीली क्या है, अपोजिशन ने कही कि नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। इसका फायदा शुगर मिल को सीधा सीधा जाता है। 1 अरब से कम ये वाली जो शिके ये सारी दुनिया पढ़ चुकी है। अब आप इससे थोड़ा सा आगे आ जाएं। नैब का केस नहीं होगा, नहीं मेरी बात सुने ना, 1 अरब का जो है ना वो नैब का केस नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना उसको जुर्म ना करार दिया जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि जो नाअहल जो है ना ताहयात नहीं होना चाहिए, अगर साबित भी हो जाए 5 साल करें या 10 साल करें और केसेस को लंबा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू खिंचवाया जाए। इस वजह से जब हम के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए तो इन्होंने माशाल्लाह से जो सिंध के अंदर हलाल हुकूमत हलाल मैंडेट लेके बैठे हुए हैं और इन्होंने हमें माशाल्लाह से कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे पास अवाम का मैंडेट नहीं है। देखें, ये इनका बयानिया उस वक्त पिट गया जब लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा सीटें रखने वाली जमात चंद हजार बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। साबित हो गया कि अवाम इनके पीछे नहीं है। आगे रहेगी बात इंशाल्लाह ये आने वाला ये जो साल शुरू हुआ है इसमें इंशाल्लाह कोविड से ही थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं तो इनके साथ हम मैदान लगाएंगे अवाम की अदालत का। और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हर दिन हो रहा है कि वो लीडर जो गलियों में जाके दावतनामे बांटने गई थी उसके कहने पे मीनारे पाकिस्तान के अंदर अगर 11 जमातें 11,000 बंदा इकट्ठा ना करें, किस मैंडेट की बात करते हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, हम ये इनको वाज़ेह तौर पर अली गौहर साहब से एक सवाल कर लूं मैं कंप्लीट कर लूं। मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि ये अवाम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मरियम और बिलावल की वजह से और इनके जो इन्होंने इतनी एफर्ट की कि सारे चोरों को एक कंटेनर पे इकट्ठा कर दिया। अवाम जो भी हम उनको कन्विंस करना चाहते थे दे आर ऑलरेडी कन्विंस। फिर इनका माशाल्लाह से जो पाकिस्तान दोस्त बयानियां अपने मुल्क के इदारों के ऊपर जो इन्होंने बिल्कुल मोदी वाली जुबान इस्तेमाल की, इंडियन जर्नल्स वाली जुबान इस्तेमाल की, तो ये एक्सपोज हो गए हुए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे इन हालत में जाना है तो इनको मैं ये चैलेंज करती हूँ कि ये सिंध में इतनी सीटें लेके दिखाएं और दूसरी जमात जिनके पास इतनी सीटें हैं ये भी इनसे जानी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक। अली गौहर साहब ये बताइए कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो कि लाहौर जिसका गढ़ है और उसके साथ 11 जमातें थीं लेकिन वो मीनार पाकिस्तान को भर नहीं सकी और अगर वो कहती हैं कि कोरोना ख़त्म होगा तो फिर हम अवाम की अदालत में जाकर इनको दोबारा पूछ लेंगे। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, मैं मुसर्रत साहबा की बात सुन रहा था। ये जो कह रही है कि देखें, जो हम जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि इन्होंने हर इदारे को कमजोर किया, हर इदारे पर कदगन लगाया है। आपने सुप्रीम कोर्ट की नैब के बारे में जो जजमेंट्स आए कि इसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जो ये लाहौर के चलाती है, इसी तरह से जो कि इन्होंने हर इदारे पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरह से इन्होंने मीडिया को भी मुतासर किया है। अगर इन्होंने रिपोर्ट्स देखनी है तो ये अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट्स भी देखे, बीबीसी की भी रिपोर्ट्स देखे और इन्होंने कोविड का प्रोपोगंडा जो किया हुआ था इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग आए और वो एक कामयाब तरीन जलसा था। उसी जलसे की वजह से फिर इनकी टांगे कांपी और इन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो शो ऑफ हैंड के जरिए होने चाहिए। तो अगर ये एनआरओ की बात कर रही थी, भाई एनआरओ तो आपने इमरान खान की बाजी को दिया, फिर एनआरओ जो आपने दिया है वो आपने बीआरटी पेशावर पे अरबों रुपए जो न्याय साहब ने खाए, फिर आटा चोरी और चीनी चोरी पे जो अरबों रुपए अपनी एटीएम के जरिए आपने उनको लेकर दिया है। बाद आप देख लें कि जो खुसरू बख्तियार जैसे लोग इनकी काबीना में बैठे हुए हैं, वो आमिर कियानी जैसे लोग जो हैं उनको पार्टी में इन्होंने बड़े बड़े ओहदे दे दिए। तो ये तो आई है लुटो और फुटो, वो पंजाबी में कहते हैं लुटो और फुटो। ये तो अली बाबा 40 चोर वाला टोला है कि ऑपोजिशन को नैब के जरिए विक्टिमाइज करो
और खुद अरबों रुपए अपनी जेबों में डालते जाओ। ये न्याजी साहब ने जो अपना रेगुलराइज करवाया अपना घर, उस वक्त तो ये उधर जो है कश्मीर रोड के ऊपर लोगों के जो मार्केट थे और कमर्शियल एरिया थे उनके ऊपर तो आपने बुलडोजर चला दिए और अपना घर 5-10 लाख रुपए जमा करवा के रेगुलराइज करवा लिया। इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं इन डब्बा चोरों और वोटो चोरों, और ये जो अरबों रुपए के डाके रोज पाकिस्तान के खजाने पे मार रहे हैं और साथ हंसते भी हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, हमसे पूछने वाला नहीं। यकीनी तौर पर ये 2-4 साल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग एहतसाब के कटहरे में आने वाले हैं और फिर आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। इस वक्त ये एनआरओ की भीख तो पीडीएम से मांग रहे हैं कि वो जलसे ना चलाएं, जो तहरीक ना चलाएं, जलसे। हसन मिर्जा साहब मुझे ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है, और साथ साथ अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जाता है कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? शेख साहब, आप ना टाइम ज्यादा देते हैं पीटीआई को और हमें जरा कम देते हैं। थोड़ा सा मेरा जवाब सुन लीजिएगा। अभी बात नहीं, पीटीआई वाले भी ये कहते हैं कि मैं अकेली हूँ और पीडीएम वाले 2 हैं, इसलिए टाइम आपको ज्यादा ही मिलेगा। वो तो मारते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं, उनका कौन सा है। गुजारिश ये है कि फैसल साले याद जंग की सीट से इलेक्शन लड़े और उन्हें चंद वोटों से हरा दिया गया। उनकी दोबारा गिनती की रिक्वेस्ट पर 10 पोलिंग खोले गए जिसमें वो 240 की लीड से जीत गए। आज भी वो खुलवा कर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये किस हिसाब से और किस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है। लोगों को जबरदस्ती हरा कर, अवाम के वोट चोरी करके ये इन्होंने की। अब आप अपना सवाल करें, जो आप करना चाहते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। टाइम हो गया है जी। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो हुकूमत कहती है कि एनआरओ अपोजिशन मांग रही है, अपोजिशन कहती है कि एनआरओ जो है हमसे हुकूमत मांग रही है, हम नहीं देंगे, तो क्या एनआरओ जमहूरी शख्सियत कोई दे सकती है? इमरान खान यानी दे सकते हैं? ये तो कोई फौजी डिक्टेटर ही दे सकता है, और आप कैसे दे सकते हैं? आप तो अपोजिशन में। इमरान खान साहब जो है वो एनआरओ ना देने की पोजीशन में है, ना वो दे सकते हैं। हमारे केसेस जो है वो अदालतों में जाने हैं, अदालतों ने हमें सुनना है। क्या ये मावराए अदालत हमारे साथ कोई एनआरओ तय करने वाले हैं? हमने किस चीज का इनसे एनआरओ मांगना है? हम तो जब मुज़ाकरात का वक्त था हम कहते थे, अब तो वो वक्त ही गुजर गया। हमने तो इन्हें दावत दी कि टीवी पे आके बैठो और कैमरे के सामने बात करो, सारी कौम देख रही हो और पता चले कि एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। हम इस स्नैप पर कैसे एतमाद कर ले कि इनका चीनी चोर बाहर चला गया, आटा चोर वजारत में बैठा हुआ है और हमें वो ट्रायल किए जा रहे हैं, हमें पकड़ पकड़ कर वो अंदर। इन्होंने नहीं कहा एक तकरीर में वजीर आजम साहब ने कि मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं कि मैं आज इनको इस एहतसाब से और इस नैब से जो है वो आजाद कर रहा हूं। ना बिजनेसमैन आए, ना इसमें हुक्मरान आए, ना अदलिया आए, ना जर्नैल आए, सिर्फ और सिर्फ इस पर मैं बात करता हूँ मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से। मुसर्रत साहबा ये बताइए कि अली गौहर साहब ने कहा है कि एनआरओ तो दिया गया है पिशावर मेट्रो पर और इसी तरह जहांगीर तरीन पर, खुसरो बुख्तियार को दिया गया है, और भी कई नाम हैं। तो क्या आप समझती हैं कि वाकई जो एनआरओ है हुकूमत ने अपने लोगों को तो दे दिया है, उनको पकड़ा नहीं जाता? जैसे जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन पर चीनी स्कैंडल बना, रिपोर्ट भी आई, और इसी तरह आटा स्कैंडल भी आया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पहले तो मेरे दोनों भाइयों ने जो बात की मैं उसका जल्दी से जवाब देकर फिर आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि अली बाबा यानी मौलाना और 40 चोर एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। पूरी कौम इस चीज से 22 करोड़ आवाम आ ये जो मर्जी कहते रहे। बाकी जहाँ तक रहेगी इमरान खान साहब के बनी गाला के घर की, जिस वक्त ये घर बना उस वक्त एक तो ये अर्बन एरिया नहीं था, ये यूनियन काउंसिल जो थी ये रूरल थी, और उस वक्त उस मुनासिबत से जितनी भी कानूनी कार्रवाई थी नक्शे को पास कराने की वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पूरी की गई थी। और मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि अगर ये वाकई इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो हमारी हुकूमत को आए सिर्फ 2 साल हुए, इन्होंने हमने तो इनका तिया पांचा करते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप मेरे सवाल की तरफ आ जाए। अब जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है मैं अर्ज करूं कि
हमने इनको एनआरओ नहीं देना। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत है ये, और ऊपर से कभी कहते हैं कि वो एनआरओ देने के भी अहल नहीं है। ये वक्त आएगा, जैसे हम कहते थे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि आपने अपने लोगों को एनआरओ दिया है। नहीं, ये जाए ना कोर्ट में, ये चैलेंज करें, ये इदारे सारे इंडिपेंडेंट है, ये जाए, ये सबूतों के साथ जाके जो ये एलिगेशन लगाते हैं टॉक शो की जीनत ना बने, बिकॉज हम इनको इदारों में लेके आ रहे हैं, इदारों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इनको लगता है कि हमारे कुछ लोग कल्प्रिट्स हैं तो जाएं, जाके इदारे पड़े हुए हैं, जाके कर लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो लंदन की अपार्टमेंट, मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उन्हीं अपार्टमेंट्स में वो प्लेटलेट्स काउंट पूरा कर रहे हैं, फिर सरे महल, फिर दुबई के टावर, ये सारी कौम आजाद है। मोहतरमा देखें, चीनी स्कैंडल में तो जहांगीर तरीन साहब का नाम आ चुका है, आप मानती क्यों नहीं है? नहीं तो वो उसके ऊपर सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही, और उसमें ही इज नॉट द ओनली वन। ये पूरे एक जो कार्टेल था वो बहुत सारे और लोग भी हैं। तो ये प्रोसेस जैसे ही जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को रेफर हो गया था, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है ना। हमने पहले उनको कोई फेवर दी ना आगे देंगे, लेकिन अगर ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, एक पूरी शुगर इंडस्ट्री अगर कोई रिबेट लेती रही है तो ही इज वन ऑफ द, बिकॉज वो इंडस्ट्री की रिबेट थी, वो जाती रिबेट नहीं थी। अगली जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली गौहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आइंदा मुलाकात होगी। सलीम शेख को इजाजत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट से अल्लाह हाफिज।